नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले एक आध साल से एज ए कंज्यूमर हम नोटिस कर रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चाहिए उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। फूड प्राइसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि वीट, ऑयल, शुगर के प्राइसेस बढ़ गए, फैटी एसिड का प्राइस बढ़ गया तो साबुन महंगा हो गया, फ्यूल कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा हो जाता है, लेबर कॉस्ट भी आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यही वो रीज़न है कि क्यों Q2 में FMCG कंपनीज ने बुरे मार्जिन दिखाए, जिसके बाद शेयर में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और उसे कस्टमर को पास करने में ये जो टाइम लगता है कंपनी को, बीच में जितना भी सेल होता है उसमें कंपनी के मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन एक टाइम पे ये सारे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर गए हैं, कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया जाता है। उसके बाद वापस कंपनी के मार्जिन्स आपको स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। ऑफ कोर्स हर एक कंपनी नहीं कर पाती है, लेकिन जो स्ट्रांग कंपनीज हैं, जिनका ब्रांड रिकॉग्निशन अच्छा है, जिनका कस्टमर लॉयल है, वो इजीली ये कर पाती है और मार्जिन्स वापस आपको स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल ऑलरेडी FMCG कंपनीज में भारी गिरावट हो गई है। FMCG कंपनीज वापस अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने वाली है, तो फ्यूचर में मार्जिन वापस स्ट्रांग हो जाएगा। इतने सस्ते दामों पर FMCG कंपनी से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और 6 महीने 1 साल का व्यू रख के भी यहां पर अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया FMCG में फिलहाल क्या चल रहा है, पूरे सेक्टर का ओवरव्यू हो गया। लेकिन आज हम एक ही शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि FMCG सेक्टर का दिग्गज है, मार्केट लीडर है। उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंपनी के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो होम केयर से 29.7% का रेवेन्यू आता है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.4%, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट से 28.1%, अदर से 3.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 48.7% का प्रॉफिट आता है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर मार्जिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। होम केयर से 26.3%, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट से 20.7% और अदर से 4.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 96.3% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो लेटेस्ट ROE 16% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे नजर आती है। ROC 19% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे नजर आती है। तो ये नंबर्स अच्छे नहीं है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैपेक्स किया है, जिसके कारण हमें यहाँ पर ROE और ROC में इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 17% है, जो कि आपको 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आता है। अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल की अगर सिचुएशन के बारे में बात करें तो मार्जिन्स में गिरावट ही देखने को मिली है। ये जो नंबर आपको 17 नजर आता है, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 3.06% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 7.41% का स्टेक, FIIs के पास 15% से ज़्यादा का स्टेक है और रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 12% का स्टेक नजर आता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको स्ट्रांग नजर आता है, कंपनी स्ट्रांग हैंड्स में ज़्यादा नजर आती है। रिटेल कैटेगरी में मात्र 12% का स्टेक नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा पा रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट में एक अच्छा जंप नजर आता है। कोविड के बावजूद यहां पर एक अच्छा जंप हमें दिखाई पड़ता है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 5.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 2329 का लास्ट रेट प्राइस है। 65 का PE रेशियो है। FMCG सेक्टर आपको महंगे PE रेशियो पर मिलता है। उसका एक रीजन ये बताया जाता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं। तो अगर सिचुएशन मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो ये स्टॉक जनरली बेटर परफॉर्म करते हैं। इनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, इनका जो बिजनेस रहता है, उसके ऊपर ज्यादा डाउट नहीं होता, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स बिकने ही वाले हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन कुछ अलग चल रही है, मार्केट में गिरावट है, ये स्टॉक्स फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ओवरऑल 65 का PE रेशियो में डिसेंट नजर आता है। ना ही इसे ओवर वैल्यूड कहेंगे, ना ही अंडर वैल्यूड कहेंगे। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको एक रीजनेबल फेयर वैल्यू के आसपास दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 2300 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ती है, तकरीबन 16-18% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 200 डेज के नीचे आ चुका है, तो ये वीकनेस का संकेत है कि यहाँ पर वीकनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। डेली आरएसआई के बारे में बात करें तो ये 26 है, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है जो कि वीकनेस को दर्शाता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। बाय चांस ये लेवल टूटता है तो 100 वीक्स का लेवल होता है जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। जब मार्केट क्रैश हो गया था, कोरोना क्रैश हुआ था मार्च 2020 में, तब भी इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और वापस तेजी देखने को मिली थी और फिलहाल स्टॉक हमें इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छा लेवल यहाँ पर एक इन्वेस्टर के लिए दिखाई पड़ता है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें तो वीकली आरएसआई 39 हो चुका है। मैं आपको कई बार वीडियोज में बताता आया हूँ कि अगर एक ब्लू चिप स्टॉक में आप खरीदारी करना चाहते हैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, वीकली चार्ट पर जाइए, आरएसआई देखिए, अगर वो 45 या उसके नीचे है तो एक अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और एचयूएल में आप देख पाएंगे 40 के भी नीचे आ चुका है। और अगर पिछले कुछ सालों का चार्ट देखें, पिछले 10 सालों का देखें, तो जब भी यहां पर वीकली आरएसआई 40 या उसके आसपास आया है तो आपको एक बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। 40 के आसपास आरएसआई आ गया, उसके बाद गिरावट की पॉसिबिलिटी कम होती है, गिरावट की जो सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो आपको कम होती हुई नजर आती है। ओवरसोल्ड कैटेगरी में शेयर आपको नजर आता है। तो एक ब्लू चिप शेयर है, 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला शेयर है, एफएमसीजी का मार्केट लीडर है, निफ्टी 50 का हिस्सा है और ओवरसोल्ड कैटेगरी में दिखाई पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल बेसिस में आपको नहीं बता रहा, मैंने आपको शुरुआत में ही वो फंडामेंटल रीजन भी बताया कि क्यों पूरा एफएमसीजी सेक्टर मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आता है। मार्जिन्स खत्म हो गए थे कंपनीज के, मार्जिन्स में गिरावट हो गई तो शेयर में गिरावट हो गई, वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जिनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत अच्छी है, जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिनका मार्केटिंग अच्छा है, जैसे कि एचयूएल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, तो ये सारे जो कॉस्ट है वो कस्टमर्स पे पास ऑन कर देंगे, वो इजीली कर पाएंगे। इजीली यानी उसमें टाइम लगता है लेकिन वो उसे कर पाएंगे, पहले भी ये करते आए हैं और आगे भी आपको सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगी और कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे तो वापस मार्जिन स्टेबल हो जाएंगे, मार्जिन में बढ़ोतरी आएगी। तो फंडामेंटल रीजन भी हमें यहां पर दिखाई पड़ता है कि क्यों शेयर हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है और टेक्निकली ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। 2300 का जो लेवल है बहुत ही शानदार लेवल है। ये करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ये 2300 पर चल रहा है। अगर आप इसे 2500 में भी खरीद के रखा है तो भी बुरा प्राइस नहीं है, अच्छा प्राइस है। और यहाँ पर फिलहाल इसका जो सपोर्ट नजर आता है 2300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेयर में गिरावट नहीं होगी, गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। परसेंटेज वाइज यहाँ पर ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ेगी, उसके बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें 2100 तक आता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स मैं गलत हो सकता हूं, स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से चलता है, आपको भी अपने रिस्क के हिसाब से खरीदारी करनी है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट नजर आता है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने ये जो एफएमसीजी सेक्टर पर ये पूरा व्यू रखा है कि कैसे मार्जिन ऊपर जाएंगे, ये सिर्फ एचयूएल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरे सेक्टर में जो भी अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, जिनका कस्टमर्स काफी ज्यादा लॉयल है कंपनी की तरफ, उनके प्रोडक्ट्स की तरफ, ये सारी कंपनीज इस चेंज को कर पाएंगी, कस्टमर्स को ये सारे जो प्राइसेस है वो फॉरवर्ड कर पाएगी। तो आपके कौन से फेवरेट स्टॉक हैं एफएमसीजी सेक्टर में, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।